फूड इन्फ्लेशन है इस पर काम करना चाहिए। लेकिन हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करें। देखिए रेल बजट भी चूंकि आता है साथ में ही, और उस पर कितना खर्च होता है ये हम बता रहे हैं। 2.4 हजार करोड़ रुपए 2023-24 की बात हम करें तो ये लक्ष्य लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए। क्योंकि रेल बजट को भी ध्यान में रखते हुए बढ़ा करके इसको इजाफा करने की बात हमेशा आती है। योगेंद्र जी सर, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करना। एक आदमी जब जाता है बाजार में तो वो महंगाई को सब्जी से ही तौलता है। आपको लगता है फूड इन्फ्लेशन पे काम होगा? क्योंकि यहाँ तो ये भी चर्चाएं हो रही कि फूड इन्फ्लेशन टोटली हटा दिया जाएगा। देखिए, हमें एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि जब हम एक लोअर स्ट्रेटा की बात करते हैं कंट्री के अंदर, तो अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हायर होगा उनकी जो इनकम की जो इंक्रीज़ है उससे, तो आप ये देखिए कि उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं नज़र आएगी। और यही रीज़न है कि हम ये देख रहे हैं कि जो लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी है उसकी जो है इनकम नहीं इंक्रीज़ कर पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि एक इफ़ेक्टिव और एक गवर्नमेंट का अगर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम ये देखेंगे कि फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी। योगेश जी, मुझे लगता है जल्दी जल्दी एक बार जरा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हम टैक्स स्लैब्स की भी बात कर रहे हैं कि उसमें छूट होगी या नहीं, और प्रोफेसर स्वामी भी बैठे हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है होम लोन में कुछ राहत मिल सकती है? क्योंकि वो गृहिणी खुद कह रही है कि भाई लोन हमें थोड़ा सस्ता हो जाए, बहुत महंगा है, भार पड़ रहा है, उसमें कुछ आपको लगता है? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि देखिए, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का वो 2 लाख की लिमिट ऑलमोस्ट 10 साल से वो लिमिट चल रही है। और हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा विद द चेंजिंग टाइम्स। और मेरा ये मानना है कि वो 2 से बढ़ा के कम से कम 3 तक जरूर जानी चाहिए। अच्छा, रक्षा बजट को लेकर कुछ आंकड़े दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि जब बजट आएगा तो उसमें एक ध्यान रक्षा बजट को लेकर भी होता है कि डिफेंस पर हम कितना खर्चा कर रहे हैं। अब देख लीजिए 24-25 में तकरीबन 6.21 लाख करोड़ का अनुमान कहा जा रहा है, इतना हम स्पेंड कर सकते हैं अपने रक्षा बजट पे, डिफेंस बजट पे। ये साल 2022 और 23 के भी आंकड़े आप देख लीजिए और 21-22 के भी देख लीजिए, यानी 22-23 में हमने अपना जो बजट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस है वो कम किया है, उसके बाद एक बार फिर से बढ़ाया है। तो ये रक्षा बजट को लेकर लगातार इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 6 लाख करोड़ तक स्पेंडिंग हो सकती है। प्रोफेसर स्वामी, आपको लग रहा है ये रक्षा बजट पर ध्यान इसलिए भी है क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस वक्त हम एक ऐसी स्थिति में है जहां पर दुनिया में भी 2 युद्ध चल रहे हैं? प्रोफेसर स्वामी, देखिए, वास्तविकता ये है, बजट तो रक्षा में आप इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और ये प्लेन और वो प्लेन खरीदे चले जा रहे हैं और चीन आपकी सीमा में घुसता चला रहा है। अरे ये शोरूम में बिठाने के लिए, ड्राइंग रूम में सजाने के लिए खरीदे हुए हैं क्या आप? मतलब किस चीज के लिए खरीद रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, उस पता नहीं कितना कमीशन चल रहा है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं आप कह रहे हैं उसका इस्तेमाल कर लें। भाई अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो खरीद क्यों रहे हैं? अच्छा, अग्निवीर लाके आपने हमारी सेना को कमजोर कर दिया और इक्विपमेंट इसलिए खरीद रहे हैं कि उसमें कमीशन। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर स्वामी माफी के साथ आपको रोक रही हूं, लेकिन जिन बातों पर आप बात कर रहे हैं हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। लेकिन एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम बता देते हैं कि साल 2024-25 की बात करें तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, और साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो क्या विकास दर रही है 8.2%। लेकिन वहीं अगर हम यहां पर 2024 और 25 की बात करें तो एक अनुमान 7% रहने की यहां पर बात है। 2019-20 में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, थोड़े धीरे धीरे अगर आप ये आंकड़े चलाएंगे तो हमारे दर्शकों को भी आसानी से वो आंकड़े समझ आएंगे। ये आंकड़े हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इनकम टैक्स, अगर हम टैक्स स्लैब की थोड़ी देर पहले यहां पर मेरी सहयोगी सुचरिता यहां पर बात कर रही थी, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो हैं उनको वो काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं कि उनके लिए किस तरह की जो राहत है दरअसल वो उनको मिलेगी। तो हर एक तबका, हर एक वर्ग जो है वो अपनी अपनी उम्मीदें लगाए यहां पर बैठा हुआ है। लेकिन जब 11 बजे वो पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीछे इनकम टैक्स की दरें जो बदल गई, जो वर्तमान दरें हैं और कैसे उनमें एक चेंज देख रहे हैं, अभी कपूर साहब भी यही बता रहे थे, अगर वो चेंज होगा और उसकी उम्मीद की जा रही है इस बार मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगी ये सरकार, ऐसी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी उस तरफ इशारा किया है, तो उस पर नजर बनी रहेगी। हम आपको बताएं कि निर्मला सीतारमण इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक में है और वो वहां से जाएंगी राष्ट्रपति भवन, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति उस पर सहमति जाहिर करेंगी, उस पर अपनी मोहर लगाएंगी, उनसे वो
इस बजट को पेश करने की अनुमति मांगती हैं, राष्ट्रपति अनुमति देती हैं, उसके बाद वो वापस आएंगी कैबिनेट मीटिंग में। इस बजट पर मोहर लगने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण अब तो एक ऐसा कहना चाहिए कि एक वेटरन हो गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट पेश करते हुए। चंद्र प्रकाश जी, 7वां बजट उनका है और उन्हें पता है क्या करना है। उन्हें यह भी पता होगा कि इस बजट को कि कौन सी ऐसे बिंदु हैं जिन पर सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, जिन पर रेखांकित होंगे सवाल। लेकिन आपको लग रहा है निर्मला सीतारमण के लिए ये बजट पिछले बजटों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार सरकार के, जैसे मैंने कहा, कि मन मुताबिक आंकड़े नहीं आए और इसीलिए उन पर यह प्रेशर भी है कि एक लोक लुभावन बजट भी पेश करना है। 7वां बजट और एक अंतरिम बजट भी, तो कुल मिलाएं तो 8वीं बार वो खड़ी होंगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो लोक लुभावन और ये सब कल बातें की जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि लोक लुभावन जैसी कोई स्थिति होगी, क्योंकि ये वो सरकार है, ये वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले जो अंतरिम बजट था वो भी लोक लुभावन नहीं बनाया। तो इस तरह की आशा फिलहाल इस समय सरकार कंफर्टेबल सिचुएशन में है। हाँ, जो संकट है, जो चुनौतियां हैं और एक जो नेगेटिविटी बनी है, जो प्रदर्शन था जो लोकसभा चुनाव में सरकार का खराब रहा, तो एक नकारात्मकता है देश में इस समय सरकार को लेकर, जो दिखाई भी दे रही है। लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखें तो उससे पता चलता है। तो इसमें एक चीज़, सरकार को एक मैसेज देना होगा, वो मैसेज निश्चित रूप से देगी। जो आपकी चुनौती के क्षेत्र हैं, जैसा बार बार बात आ रही है, कृषि है, जॉब क्रिएशन मतलब आपकी ग्रोथ तो लगातार, आपकी विकास दर बढ़ रही है, लेकिन आपकी रोजगार उस गति से नहीं बढ़ रहा है। आपकी महंगाई दर लगातार नियंत्रण में है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन आपकी लगातार 8% के आसपास चल रही है, जो कि आपके लिए एक संकट है। फिर तीसरा जो विषय है इनके सामने कि लगातार एक बैलेंस बनाना है, जो कैपेक्स है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश है, उसको आपको एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, उसका एक विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आप लगातार अगर आप आधारभूत ढांचे में निवेश करते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका रिटर्न क्या है, उसका और इसका कल चंद्र प्रकाश जी जब इकोनॉमिक सर्वे आया है तो इसकी चिंता भी जाहिर की गई है। उसमें एफओ का खास तौर पे जिक्र किया गया है। योगेंद्र जी भी यही समझना चाहते हैं, उसमें एफओ का जिक्र किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर एफओ में इसी तरीके से निवेश खुदरा बाजार करता रहा तो फिर ये भविष्य के लिए चिंताजनक होगा और इसको कहां से पूरा कर सकते हैं? टैक्स पेयर्स पर भार डालकर। तो दो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, एक फिस्कल डेफिसिट को आपको कम करना है, जॉब क्रिएशन करना है, होगा कैसे सब? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस गवर्नमेंट को एक एक्सट्रीमली सीरियसली फोकस करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि देखिए ये एक एरिया ऐसा है कि जो ऑन ग्राउंड जो है वर्क नहीं कर रहा है। हमको ये समझना है कि आपको जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उनको आपको जो स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको उनको फ्री टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है जो देने की जरूरत है। वहाँ पे जो है मैं देखता हूँ कि बहुत गैप्स हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारे गैप्स हैं, उन गैप्स को ब्रिज करने के लिए ये बजट का सफर होगा। बस थोड़ी देर बाद 11 बजे संसद में पेश करेंगी बजट निर्मला सीतारमण और उसकी पूरी तैयारियां हो गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। निर्मला सीतारमण जब ये बजट पेश करेंगी तब आप तय करिए कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार बजट पे कवरेज जारी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।